तो क्या कभी सोचा है रेड हल्क, एबोमिनेशन, थैनोस, हल्क बस्टर और कैप्टन अमेरिका जैसों से फाइट करे तो क्या होगा? ऐसी कई सारे रैंडम क्वेश्चंस की बात आज हम करने वाले हैं, तो अब शुरू करते हैं। अगर थॉर कैप्टन अमेरिका की शील्ड उठा ले तो क्या शील्ड में थॉर की पावर्स आ जाएगी? अब वैसे तो ओडिन ने बोला था कि म्यूनर थॉर की पावर्स का सोर्स नहीं है, लेकिन जब हेला ने म्यूनर को तोड़ा तब उसमें से अच्छी खासी लाइटनिंग रिलीज हुई थी। अब कॉमिक्स के हिसाब से इसे देखें तो ओडिन ने एक बार एक स्ट्रोम को म्यूनर के अंदर कैप्चर कर दिया था, इसलिए हैमर के अंदर लाइटनिंग पावर्स थी। बट एमसीयू में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर ओरू मेटल्स अपने अंदर एनर्जी अब्सॉर्ब भी कर लेता है, इसलिए कई सालों तक लाइटनिंग चैनलाइज करने की वजह से म्यूनर के मेटल पार्ट ने थॉर की कई सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी। और यही रीजन है जिसकी वजह से लोकी भी ओडिन फोर्स यूज कर पाया था, क्योंकि ओडिन की भी थोड़ी बहुत एनर्जी स्पेयर गंगनीर में रह गई थी। लेकिन कैप की शील्ड वाइब्रेनियम से बनी है, और वाइब्रेनियम भी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, लेकिन बहुत कम स्केल पर। और जब थॉर शील्ड को उठाएगा तो वो शील्ड से अपनी पावर्स को चैनलाइज कर सकता है, लेकिन वाइब्रेनियम शील्ड में लाइटनिंग पावर्स नहीं आएगी। सेम ऐसा ही कुछ लव एंड थंडर में हुआ था, जब सारे असगार्डियन बच्चों ने जो हाथ लगा उसे उठा लिया और सब लाइटनिंग चैनलाइज कर सकते थे। तो हाथ थॉर शील्ड के थ्रू पावर को फोकस कर सकता है, लेकिन वाइब्रेनियम शील्ड में पावर्स नहीं आएगी। अगर रेड हल्क ओडिन फोर्स एब्जॉर्ब कर सकता है तो क्या वो इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा? अब जैसे हल्क जितना गुस्सा होता है उतना पावरफुल बन जाता है, वैसे ही रेड हल्क जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना डेंजरस बनता चला जाएगा। लेकिन इसकी एक लिमिट है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद रेड हल्क अपनी सारी एनर्जीज लूज कर देता है, और इसी टाइम पर इसे मारना बहुत आसान काम हो जाता है। अब कॉमिक्स में रेड हल्क ने गामा रेडिएशन, सोलर एनर्जी, सिल्वर सफर की पावर कॉस्मिक और थॉर की ओडिन फोर्स को एब्जॉर्ब किया है। लेकिन जब बात आती है इन्फिनिटी स्टोन की, तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। हर एक इन्फिनिटी स्टोन अपने अंदर यूनिवर्सल पावर होल्ड करता है, और स्टोन की पावर सुपीरियर है कॉस्मिक पावर और ओडिन फोर्स से। कॉमिक्स में थैनोस और हल्क रेड हल्क से ताकतवर है, लेकिन वो भी फेल हो गए थे इन्फिनिटी स्टोन की पावर को एब्जॉर्ब करने में। अब रेड हल्क की बॉडी एक एब्जॉर्बर है, इसलिए वो कुछ सेकंड्स के लिए स्टोन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। बट रेड हल्क यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है। कुछ सेकंड बाद ही रेडिएशन उसकी बॉडी से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगी, और रेड हल्क इतना ज्यादा हीटअप हो जाएगा कि वो सारी एनर्जी लूज कर देगा। और यूनिवर्सल पावर गेन करने के चक्कर में वो मेंटली अनस्टेबल भी हो सकता है। इसलिए रेड हल्क एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद सिचुएशन उसके अगेंस्ट में चली जाएगी। रेड हल्क वर्सेस एबोमिनेशन। अब एबोमिनेशन भी सुपर सोल्जर सेरम और गामा रेडिएशन से एक्सपोज हुआ था, जिसकी वजह से उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिली, और इसके पास ऑलमोस्ट वो सारी पावर्स है जो हल्क कैरी करता है। ये तो टाइम के साथ इवॉल्व भी हो चुका है, और कई मूवमेंट्स पर इसकी स्ट्रेंथ लेवल हल्क को भी सरपास कर चुकी है, और इसने हल्क को अच्छे से कूट भी रखा है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी एबोमिनेशन की एक वीकनेस है। बेसिकली हल्क का एग्रेशन उसे और पावरफुल बनाता है, लेकिन एबोमिनेशन के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स लिमिटेड है, तो ऐसा कोई बीइंग जो टाइम के साथ खुद को अडेप्ट करता है उसके सामने एबोमिनेशन की ज्यादा नहीं चलने वाली। लेकिन जब रेड हल्क इसके सामने आएगा तब हमें स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेटेजी देखने मिलेगी। अब एबोमिनेशन के पास भी मिलिट्री एक्सपीरियंस है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो अपना दिमाग का बहुत कम यूज करता है। जबकि रेड हल्क थोड़ा टाइम जरूर लेता है, लेकिन अपने एनिमी को अच्छे से जानने के बाद ही अटैक करता है, इसलिए वो थॉर और सिल्वर सफर जैसों को नॉकआउट कर पाया था। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ लेवल ऑलमोस्ट सेम लेवल पर देखने मिलेगी, बट रेड हल्क को अपनी हीट प्रोजेक्शन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन का एडवांटेज मिलेगा। एबोमिनेशन की बॉडी भी गामा रेडिएशन को रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो फाइट के दौरान एबोमिनेशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और क्योंकि एबोमिनेशन ब्रेन का ज्यादा यूज नहीं करता, इसलिए वो टाइम रहते रेड हल्क की स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पाएगा, और जब तक सिचुएशन उसे समझ आएगी रेड हल्क उसकी सारी एनर्जी ड्रेन कर चुका होगा। इसलिए जब तक रेड हल्क के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है, एबोमिनेशन नहीं जीत पाएगा। रेड हल्क वर्सेस थैनोस। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो रेड हल्क की ओरिजिन सेम हल्क की तरह है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स इनक्रेडिबल हल्क के लेवल पर देखने मिल जाती है। रेड हल्क अपने पंचेस से थॉर, हल्क और वॉचर जैसों को नॉकआउट कर चुका है। सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ये शायद फैल्कन को अच्छे से कूटने वाला है, लेकिन वो हमें फ्यूचर में देखने मिलेगा। अब कॉमिक्स में थैनोस के पास बहुत अच्छे स्ट्रेंथ फिट्स है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स का मैड टाइटन कम नहीं है। सारे एवेंजर्स के पावरफुल वर्जन से फाइट करना और सबको ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देना कोई छोटी बात नहीं है। थैनोस फाइट करके थक चुका था, लेकिन फिर भी एक एसगार्डियन और एक सुपर सोल्जर को उसने ओप आउट कर दिया था। वैसे स्टोन की वजह से थैनोस इंजर्ड हो गया था, तब भी उसने कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ को सरपास किया है। वेपन्स की बात करें तो फाइट फेयर हो, इसलिए हम इन्फिनिटी स्टोन को नहीं लेने वाले। वैसे भी थैनोस स्टोन का कोई ओनर नहीं था, लेकिन थैनोस के पास डबल एज स्वॉर्ड है जो उरू मेटल से बनी है, और उरू यूनिवर्स की सबसे डेंस मेटल में से एक होता है, और अगर इसे एक सही एंगल पर फेंका जाए तो ये घूमकर थैनोस के पास वापस भी आ जाती है। लेकिन इसी स्वॉर्ड का यूज करके इसने ट्रिनिटी से फाइट की थी, बस वंडा थी जिसने इस स्वॉर्ड को थोड़ा बहुत तोड़ दिया था। पर रेड हल्क के पास एज सच कोई स्पेसिफिक वेपन नहीं है। ये जब खुद को पावर अप करता है तब अपने बॉडी से फायर प्रोड्यूस करता है, जिसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है रेड हल्क के अंदर कितनी एनर्जी है। और रही बात बैटल एक्सपीरियंस की, तो रेड हल्क एक जनरल भी रह चुका है, इसलिए इसके पास मिलिट्री बेस्ड एक्सपीरियंस है। लेकिन जब बात आती है सुपर ह्यूमन से फाइट करने की, तो रेड हल्क के पास बहुत कम है।
क्योंकि रेड हल्क को ज्यादा टाइम नहीं हुआ एक मॉन्स्टर बने हुए है। ये बात अलग है इसने बहुत कम समय में काफी पावरफुल बींग्स को बीट किया है, लेकिन वो सिर्फ एनर्जी अब्जॉर्प्शन की वजह से। लेकिन थैनोस के पास ऑलमोस्ट 1000 साल का बैटल एक्सपीरियंस है। इसने कई सारे प्लैनेट्स की पॉपुलेशन को हाफ कर दिया था और यहाँ ना जाने कितने सारे वॉरियर्स के साथ इसने फाइट की होगी। ब्लैक ऑर्डर जैसे पावरफुल मेंबर्स भी थैनोस के ऑर्डर्स को फॉलो करता है, तो कुछ तो बात होगी मैड टाइटन में। वैसे थैनोस रेड हल्क से एज में बहुत ज्यादा बड़ा है, वो अपने लाइफ टाइम में ज्यादा लड़ाई लड़ चुका है, इसलिए थैनोस के पास बेटर एक्सपीरियंस देखने मिल जाता है। लेकिन अब कंक्लूजन की बात करें तो थैनोस के पास स्ट्रेंथ फिट अच्छी है, वेपन का पॉइंट भी थैनोस ले जाता है और बैटल एक्सपीरियंस भी मैड टाइटन के पास है। ऊपर से थैनोस किसी भी टाइप की एनर्जी रिलीज नहीं करता, इसलिए रेड हल्क का एनर्जी अब्जॉर्प्शन यहाँ काम नहीं करने वाला। इसलिए थैनोस हल्क की तरह रेड हल्क को भी कूट सकता है। रेड हल्क वर्सेस हल्क बस्टर। अब टोनी स्टार्क ने ब्रूस बैनर की हेल्प लेकर हल्क बस्टर को बनाया था, ताकि अगर फ्यूचर में हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो कुछ हो जो उसे रोक पाए, और टाइम आने पर हल्क बस्टर ने अपना काम ठीक से भी कर दिया। फिर टोनी ने हल्क बस्टर मार्क 2 बनाया, जो आई होप पहले से बेटर और पावरफुल होगा, लेकिन ब्रूस बैनर इसे अपने फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाया। पर हल्क बस्टर टोनी स्टार्क के बनाए सबसे पावरफुल और ड्यूरेबल सूट्स में से एक है, जिसमें वेरोनिका नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और साथ में इसमें वो सारे वेपन्स है जो हल्क को टेक डाउन करने में मदद करेंगे। पर हल्क और रेड हल्क की सुपर पावर्स को अगर साइड रखे तो इन दोनों की बॉडी में ज्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलता, इसलिए 90% वेपन्स रेड हल्क पर भी काम कर जाएंगे। रेड हल्क को टेक डाउन करने के लिए टोनी स्टार्क अपने मिसाइल्स और फायर पावर यूज कर सकता है। ऑफ कोर्स रिपल्सर बहुत ज्यादा इफेक्टिव देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेड हल्क एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, बट स्लीपिंग गैस और इलेक्ट्रिक बेस्ड वेपन अब भी यूजफुल साबित हो गए रेड हल्क के सामने। इसके बाद अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहकर टोनी स्टार्क रेड हल्क की सारी वीकनेस फाइंड आउट कर सकता है। वेरोनिका रेड हल्क को स्कैन करके इतना तो बता ही देगी कि इस मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ज्यादा हीटअप हो रही है, और स्कैन कंप्लीट होने पर टोनी स्टार्क अपने स्ट्रेंथ से रेड हल्क को फिजिकली बिजी रखेगा और साथ में अपने वेपनरी का यूज करके तो वो रेड हल्क को ओप आउट करके उसे वीक बना देगा, नहीं तो उसकी सारी एनर्जी को किसी तरह एब्जॉर्ब कर लेगा। दोनों तरफ से हल्क बस्टर एडवांटेज में देखने मिलेगा, इसलिए रेड हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा काम नहीं आने वाली, और अगर हल्क बस्टर को डैमेज होता है तो वो सिंपली अपने पार्ट्स को चेंज कर देगा। बट अगर रेड हल्क एनर्जी अब्जॉर्प्शन करने की कोशिश करेगा तो टोनी स्टार्क उसे हीटअप कर देगा, ऊपर से जो गैस हल्क को बेहोश कर सकती है, सेम फॉर्मूला रेड हल्क पे भी काम करेगा। इसलिए हल्क बस्टर के लिए इजी नहीं होने वाला रेड हल्क को बीट करना, लेकिन एक अच्छे खासी फाइट के बाद हल्क बस्टर विनर बन जाएगा। रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों को सुपर सोल्जर सेरम की वजह से अपनी पावर्स मिली है, बस फर्क इतना है कि रेड हल्क के सेरम में गामा रेडिएशन थी। लेकिन अब कैप एवेंजर्स का लीडर रह चुका है और साथ में कैप के पास बहुत अच्छे टैक्टिकल इंटेलिजेंस है, बट इन दोनों के पावर लेवल में जमीन आसमान का गैप देखने मिल जाता है, क्योंकि कैप पीक ह्यूमन पर है जबकि रेड हल्क सुपर ह्यूमन पर। रेड हल्क की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, अदर एबिलिटी सब कुछ कैप्टन अमेरिका से बेटर है, और याद है हल्क ने कैसे ब्लोंस्की को सिर्फ एक किक में नॉकआउट कर दिया था, जबकि इस टाइम पर ब्लोंस्की ने सुपर सोल्जर सेरम के इंजेक्शन ले रखे थे। अब ये सेम सीन रिपीट हो सकता है कैप और रेड हल्क के केस में। कैप के अटैक्स यहाँ किसी काम नहीं आने वाले, उसे बस डिफेंसिव रहकर फाइट करनी होगी, लेकिन ऐसा करने से वो रेड हल्क पर ठीक से अटैक नहीं कर पाएगा, और इस रेड मॉन्स्टर को नॉकआउट करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अपने बेस वर्जन में तो कैप नहीं जीतने वाला रेड हल्क के सामने। म्योनिर मिलने के बाद अगर कैप थैनोस से इतने अच्छे से फाइट कर सकता है तो रेड हल्क के सामने भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैप अपने बैटल स्किल्स, म्योनिर और लाइटनिंग पावर से रेड हल्क को ओप आउट कर सकता है। ये बात अलग है, ऐसा करना आसान काम नहीं है। इसलिए कंक्लूजन की बात करें तो जब तक कैप अपने शील्ड के भरोसे फाइट करता है वो हार जाएगा, लेकिन जैसे उसे म्योनिर का एक्सेस मिलता है वो रेड हल्क से सुपीरियर बन जाता है। इसलिए डिपेंड करता है कैप कौन से वेपन लेकर फाइट करता है। लेकिन इसी के साथ रेड हल्क से रिलेटेड सारे रैंडम क्वेश्चंस ये खत्म होता है। अब अगर आपके पास ऐसी कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।